मैं बड़े ध्यान से अपने मामा जी की बातें सुन रहा था। वो जो कुछ भी बता रहे थे वो सचमुच लाजवाब था। कोई इंसान इतना महान हो सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मामा जी अपने दोस्त लाला हनुमान प्रसाद के बारे में बता रहे थे। मामा जी ने बताया कि लाला जी कभी खोटी चवन्नी भी भीख में नहीं देते थे, लेकिन समाज सेवा के लिए पैसा जरूर खर्च कर देते थे। उन्होंने कितने ही लोगों को इज्जत से रोटी कमाने लायक बना दिया था, और पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा देने के लिए कितना ही पैसा और समय वो खर्च करते थे। लाला जी इन सब बातों का न तो खुद ढिंडोरा पीटते थे और न ही किसी फायदा उठाने वाले को ये बातें बताने की इजाजत देते थे। हालांकि मेरे मामा जी लाला जी से उम्र में लगभग 15 साल छोटे थे, लेकिन लाला जी के साथ मामा जी की दोस्ती बहुत गहरी थी। पर जिस बात ने लाला जी को मेरी नज़र में महान बना दिया था वो कुछ और ही थी। लाला जी का एक ही बेटा था। 3 साल पहले उसकी शादी हुई थी। उसकी एक नन्ही सी बेटी भी थी। पिछले साल एक सड़क दुर्घटना में अचानक ही वो मारा गया। लाला जी इस घटना से बुरी तरह से टूट गए थे, लेकिन वे अपने गम को सीने में कहीं गहरे दफन कर मामा जी से ये कहने आए कि कहीं लायक लड़का देखें जिससे वो अपनी विधवा बहू की शादी कर सकें। मामा जी बता रहे थे कि लाला जी की बहू किसी भी हाल में शादी करने को तैयार नहीं थी, लेकिन लाला जी का कहना था कि लायक लड़का मिल जाए तो वो बहू को मना ही लेंगे। मैं तो कहूँगा राजेश, तुम ही ममता से शादी कर लो। मामा जी ने मेरे सामने प्रस्ताव रखा। ये सुनकर मैं चौंक पड़ा। नहीं मामा जी, आप तो जानते ही हैं। मैं जानता हूँ कि तुम संध्या के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी ही तरह ममता भी राहुल की जगह किसी और को अपनी जिंदगी में नहीं लाना चाहती। लेकिन मैं लाला जी की ही बात दोहराऊं तो जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ेगी तुम अकेले पड़ते जाओगे। फिर बड़ा होकर तुम्हारा बेटा भी एक दिन अपना घर बसा लेगा। राजेश, फिर तुम बिल्कुल अकेले रह जाओगे। तुम क्यों खुद को धोखा दे रहे हो? मैं चुप रहा। मामा जी मुझसे 12 साल बड़े थे, लेकिन हमारे बीच दोस्तों जैसा रिश्ता था। संध्या के जाने के बाद मेरे बेटे विपुल को मामा जी ने ही पाला था। अगर मुझे ठीक नहीं लगता तो मैं कभी नहीं कहता, लेकिन मैं ममता को जानता हूँ और तुमको भी। तुम दोनों एक दूसरे के घाव भर सकोगे। साथ ही तुम्हारे बेटे विपुल और ममता की बेटी नेहा को भी माँ बाप का प्यार मिल सकेगा। आज से पहले मामा जी ने कभी ऐसा प्रस्ताव नहीं रखा था। मेरे कई रिश्तेदार मेरी दोबारा शादी की असफल कोशिश कर नाराज हो चुके थे, लेकिन मामा जी ने कभी ऐसा जिक्र नहीं किया था। बल्कि मेरे साथ उन्हें भी बदनामी झेलनी पड़ रही थी कि मेरी दोबारा शादी ना करवाकर वो मेरा बुरा चाहते हैं। लेकिन मामा जी मेरे साथ बने रहे थे। आज मामा जी ने मुझे कश्मकश में डाल दिया था। मैंने इनकार तो किया, लेकिन लाला जी के व्यक्तित्व के प्रभाव से दबा दबा सा महसूस कर रहा था। आखिरकार मामा जी ने मुझे ममता से एक बार मिलने के लिए तैयार कर ही लिया। फिर उन्होंने लाला जी से बात की। लाला जी ने मेरे बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद अपनी रजामंदी दे दी। इसके बाद मामा जी और लाला जी ने बैठकर एक योजना बनाई। क्योंकि ममता भी शादी के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए योजना ये थी कि मैं लाला जी के घर में आना जाना बढ़ाऊं और धीरे धीरे ममता का दिल जीतूं। हालांकि मुझे ये सब पसंद नहीं था, लेकिन मैं इन दोनों को मना नहीं कर सका। योजना के अनुसार अगले रविवार को मैं लखनऊ लाला जी की कोठी पर पहुंच गया। पहले से योजना थी, इसीलिए लाला जी नदारद थे। नौकरानी ने मुझे एक बड़े से ड्राइंग रूम में बैठा दिया। मैं नर्वस हो रहा था। मेरे मन में एक अजीब सी कचोट थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई बहुत बुरा काम करने जा रहा हूँ। शर्म, खीज, लाचारी और अनिच्छा की अजीब सी उथल पुथल मेरे मन को झकझोर रही थी। नमस्कार। मेरे कानों में एक मीठा स्वर पड़ा तो मैंने सिर उठाकर देखा। मेरे सामने एक 25-26 साल की बहुत सुंदर सी लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर वीरानी छाई हुई थी, लेकिन फिर भी एक सुंदरता थी। उसने बहुत साधारण फीके से रंग की साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन उसमें भी वो अच्छी लग रही थी। मैं समझ गया कि यही ममता है। मैं उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर उसे नमस्कार किया। बैठिए, वो बोली। मैं लाला जी की बहू हूँ। वो तो अभी घर में नहीं है। उन्होंने मुझे मिलने को कहा था। अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं इंतजार कर लूं? एक पल को ममता के चेहरे पर असमंजस का भाव झलका,
लेकिन दूसरे ही पल वो सामान्य हो गई। आपका परिचय? माफ़ कीजिएगा, मेरा नाम राजेश है। मैं कानपुर में एक कंपनी में मैनेजर हूँ। पापा जी ने कभी आपका जिक्र नहीं किया। दरअसल लाला जी मेरे मामा के दोस्त हैं। उनका नाम राजेंद्र लाल है। शायद आप उन्हें जानती हों। चाचा जी को तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ममता एक पल को चुप हुई, फिर बोली, आप विपुल के पापा तो नहीं? जी, जी हाँ। चाचा जी आपकी बहुत तारीफ करते हैं। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। तभी एक सांवली सी लड़की एक ट्रे में कुछ मिठाई व पानी का गिलास और जग लेकर आई। ममता ने मिठाई की प्लेट मेरी ओर बढ़ा दी। मैंने चुपचाप एक टुकड़ा लेकर मुंह में डाल लिया। और लीजिए ना। बस कह कर मैंने पानी का गिलास उठाकर पानी पिया और गिलास मेज पर रख दिया। कम्मू, चाय बना ले। जी बहू जी। मैं चाह कर भी चाय के लिए मना नहीं कर सका। हमारे बीच चुप्पी बनी रही। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। आप अपना काम कर सकती हैं। मैं अकेले ही इंतज़ार कर लूँगा। मैंने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मुझे कोई ऐसा खास काम नहीं करना है। ममता सहजता से बोली। मैं चुप हो गया। मुझे अचानक ममता के साथ धोखा करने का गहरा अफसोस हुआ। मैं आपके साथ हुए हादसे से वाकिफ़ हूँ। आप तो जानती हैं कि मैं भी ऐसे ही हालात का शिकार हूँ। हालांकि ये मेरा बेवजह दखल है, इसीलिए मैं कहूँगा कि आपका इतना ज़्यादा दुख में डूबे रहना कि दुख आपके चेहरे पर झलकने लगे, आपके और आपकी बेटी दोनों के लिए अच्छा नहीं है। मैंने बातचीत शुरू कर दी। ममता चुप रही, जैसे मेरी बात को तौल रही हो। फिर बोली, मुझे चाचा जी ने आपके बारे में बताया था। सच कहूँ तो आपके बारे में जानकर मुझे बड़ा सहारा मिला। चाचा जी ने मुझे बताया कि आपने दोबारा शादी करने से इनकार कर दिया है। आपके इस फैसले से मुझे कितना भरोसा मिला मैं बता नहीं सकती। कह कर ममता एक पल को रुकी, फिर बोली, मुझे आपकी बात से कोई विरोध नहीं, लेकिन मैं क्या करूं? उनको मैं नहीं भूल सकती। मेरे सुख तो वही थे। बच्ची के साथ रहती हूँ तो हंस जरूर लेती हूँ, लेकिन मन से नहीं। सच तो ये है कि हंसी आती ही नहीं और ना ही ऐसी कोई इच्छा बची है। मेरे साथ भी ऐसा ही है। मैंने स्वीकार किया। मैं और ममता दोनों ही चुप हो गए। दोनों के एहसास एक से ही थे। आखिरकार मैंने तय किया कि ममता को धोखा देना ठीक नहीं होगा। ना ही मैं शादी कर सकता था और ना ही ममता। इसीलिए ठीक यही था कि ममता को सब कुछ बता दिया जाए। तभी कम्मो चाय ले आई। ममता ने चाय का प्याला मुझे दिया। बिस्किट लेने से मैंने इनकार कर दिया तो ममता ने ज्यादा जोर नहीं दिया। चाय की घूंट भरने के बाद मैंने अपनी बात शुरू की। मैं दरअसल यहाँ पर जबरदस्ती भेजा गया हूँ, क्योंकि मामा जी और लाला जी दोनों ही इतने भले इंसान हैं कि मैं उनसे मना नहीं कर पाया। ममता ध्यान से मेरी बात सुन रही थी। आप तो जानती ही हैं कि लाला जी आपकी शादी कर देना चाहते हैं। उन्होंने मामा जी से अपनी इच्छा बताई तो मामा जी ने मुझसे कहा। हालांकि मामा जी भी अच्छी तरह जानते हैं कि मैं दूसरी शादी की सोचता भी नहीं। अब ना तो मैं राजी था, ना ही आप राजी थी। इसीलिए दोनों ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी कि मैं यहाँ आना जाना शुरू करूँ और आपसे मिलजुल बढ़ाऊँ। मुझे ये भी कहा गया है कि मैं ये सब आपको कतई ना बताऊँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं ना तो आपको धोखा दे सकता हूँ, ना ही खुद को। जिस तरह हम दोनों अपने अपने दिवंगत जीवन साथियों से जुड़े हैं, ऐसा कुछ हो पाना नामुमकिन है। इन लोगों की बात रखने के लिए दो एक बार मैं यहाँ आऊँगा, फिर इनसे कहूँगा कि ऐसा हो पाना संभव नहीं है। मेरी चुप होते ही ममता का सिर इनकार में हिलने लगा। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने ये सच बताकर मुझे इस घिनौने प्रस्ताव से बचा लिया। मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ कि अब आप आइंदा कभी इस घर में मत आइएगा, ना ही मुझसे कहीं पर भी मिलने की कोशिश कीजिएगा। ये कहते हुए ममता ने हाथ जोड़ दिए। मैंने हाथ जोड़कर उसे नमस्कार किया और वापस कानपुर लौट आया। मेरी खुद शादी करने की कोई इच्छा नहीं थी, इसीलिए मैंने खुद को हल्का महसूस किया। मामा जी से मैंने सिर्फ इतना बताया कि ममता राजी नहीं है। मामा जी ने कुछ नहीं पूछा। मैंने अंदाज़ा लगाया कि मेरे स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ मामा जी ने ये अनुमान लगा लिया होगा कि मैंने ममता को सच बता दिया है। समय बीतता रहा। मेरा तबादला कानपुर से लखनऊ हो गया, लेकिन मेरी फिर कभी ना तो लाला जी से
और ना ही ममता से मुलाकात हुई। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। मेरा बेटा विपुल देहरादून के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा था। अक्टूबर में उसके स्कूल में एनुअल फंक्शन था। मैं बिजी रहने के कारण भूल चुका था कि मुझे वहां जाना है। फंक्शन के 2 दिन पहले विपुल का फोन आया तो मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने उससे कहा कि मैं आ रहा हूँ। स्टेशन फोन करने पर पता चला कि यहाँ से चलने वाली दोनों गाड़ियों में लंबी वेटिंग लिस्ट चल रही है। सो रेल में धक्के खाने की बजाय मैंने अपनी कार से ही देहरादून जाना तय किया। मैं सही समय पर स्कूल पहुंच गया। मुझे कार से आया देख विपुल बहुत खुश था। 3 दिन यूं ही गुजर गए। प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। रात को सारे पेरेंट्स का सामूहिक भोज था। वहां पर अचानक ही मेरी मुलाकात ममता से हो गई। हम दोनों ने एक दूसरे को नमस्ते किया। ममता के बालों में हल्की सी सफेदी झलकने लगी थी, लेकिन अपने सादा लिबास में वो आज भी बहुत अच्छी लग रही थी। हम लोग ज्यादा बात नहीं कर पाए। उसकी बेटी नेहा भी उसी स्कूल में थी। अगले दिन सुबह सभी विदा हो रहे थे, लेकिन उस इलाके में उत्तराखंड आंदोलन की वजह से चक्का जाम था। 3 दिन का बंद था। ट्रेनें तक स्थगित हो गई थीं। मजबूरन सभी को रुकना पड़ा। दूसरे दिन प्राइवेट गाड़ियों को जाने की छूट मिली। जिन लोगों के पास अपनी कारें थीं, उन्होंने अपने रास्ते के लोगों से लिफ्ट की पेशकश की। मैंने भी लखनऊ तक के लिए ममता को लिफ्ट की पेशकश की। ममता ये जानकर कुछ असमंजस में पड़ी कि उसे मेरे साथ अकेले जाना पड़ेगा, लेकिन फिर वो तैयार हो गई। ममता का रेल टिकट स्कूल स्टाफ को सौंपकर हम लोग सुबह सूरज उगने से पहले ही निकल पड़े। इतनी सुबह चलने का कारण ये भी था कि हम आंदोलन वाले इलाके से सुबह जल्दी निकल जाएं। सुबह 6 बजे से पहले हम हरिद्वार में थे। एक रिसोर्ट में रुककर फ्रेश हुए, फिर चल पड़े। रास्ते के बीच में ही एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट देखकर मैंने कार रोकी। नाश्ते के दौरान भी हम चुप ही रहे। 15-20 मिनट में नाश्ते से निबटकर हम फिर चल पड़े। अब आप लखनऊ में रहते हैं? ममता ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। हाँ, 4 साल हो गए हैं। अब लखनऊ कुछ भाने लगा है। सोचता हूँ यहीं बस जाऊं। कानपुर में तो शायद आपका अपना मकान था? नहीं, वो किराए का था, पर यहाँ ज़रूर अपना ले लिया है। चलिए अच्छा है, अपना घर तो होना ही चाहिए। घर तो नहीं है, मकान ज़रूर है, मैंने निराशा भरे स्वर में कहा। तो क्या आपने अभी तक? ममता ने बात अधूरी छोड़ दी। मैं फीकी हंसी हंसा। और आपने? कुछ देर बाद मैंने पूछा। उसने भी एक फीकी सी हंसी हंस दी। फिर हम काफी देर तक चुप रहे। कार में भर उठी उदासी को दूर करने के मकसद से मैंने पूछ लिया, आजकल आप क्या कर रही हैं? टाइम पास करने के लिए एक बुटीक खोल लिया है। अच्छा, कहाँ पर? मैंने उत्सुकता से पूछा। हजरतगंज में। अप्सरा तो नहीं? मैंने ममता की ओर देखा। जी, उसने सिर हिलाकर कहा। अप्सरा 2 साल पहले ही शुरू हुआ था और आज की तारीख में लोगों की पहली पसंद है। अप्सरा तो लखनऊ की शान है। जी, लोगों की मेहरबानी है। लाला जी कैसे हैं? ठीक ही हैं। ममता के स्वर में गहरी निराशा थी। क्या बात है? मैं पूछे बिना नहीं रह सका। ममता चुप रही, जैसे सोच रही हो कि इस बारे में कुछ बात करे या नहीं। आखिरकार उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। आप तो जानते ही हैं कि पापा जी मुझसे क्या चाहते हैं। अब कहते तो कुछ नहीं हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि दिनों दिन मेरी चिंता में घुलते जा रहे हैं। उसकी आवाज़ नम हो गई। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या कहूँ। कभी कभी तो लगता है कि उनका कहना न मानकर मैं गलती कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद ममता ने कहा, मैं भी बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन सही मौका नहीं मिल पा रहा था। मैं एक द्वंद में फंस गया था। एक और मेरी भावनाएं थी तो दूसरी और मेरे अनुभव। शायद ममता के मन में भी ऐसा ही कुछ चल रहा था। हम दोनों ही कुछ कह नहीं पा रहे थे। मैं खामोशी से कार चलाता रहा। नजीबाबाद आ गया था। यहाँ की चाय मशहूर है। मैंने एक घूंट गले में उतारकर बात शुरू की। तुम कह रही थी कि कभी कभी लगता है कि गलत कर रही हो। ममता ने हैरानी से मुझे देखा। मैं कब और कैसे आपसे तुम पर आ गया था, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने अपनी बात जारी रखी। मुझे तो लगता है, बल्कि ये कहना चाहिए कि विश्वास होता जा रहा है कि हम गलत कर रहे हैं। मैं अपनी बात बताता हूँ।
आज भी संध्या मेरे मन में वैसे ही बसी हुई है। उसकी यादें मुझे जीने नहीं देती। मैं नॉर्मल नहीं रह पाता। कहने को घर जरूर है, लेकिन मैं कभी भी रात 2 बजे से पहले घर नहीं लौटता। कभी भी घर के किचन में खाना नहीं बनता। जानबूझकर आधी रात तक काम करता रहता हूँ। थककर चूर होकर घर लौटता हूँ, लेकिन घर आने को दिल नहीं करता। घर जैसे काटने को दौड़ता है। बिस्तर पर लेटता हूँ तो नींद नहीं आती। उठकर बैठता हूँ तो सूनापन जैसे रोम रोम में सुइयां चुभ होने लगता है। कुछ दोस्तों ने कहा कि शादी नहीं करते ना करो, यूं ही इधर उधर कुछ कर लो। तुमसे क्या बताऊं, एक बार एक दोस्त ऐसी जगह ले भी गया। मैं चला तो गया, लेकिन वहां जाकर ऐसा अफसोस हुआ कि क्या बताऊं। मैं वापस लौट आया। मुझसे उस गंदगी में मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोलने लगा। उस दिन घर आकर मैं बहुत रोया। बस एक ही संतोष था कि गिरते गिरते बच गया था। दोस्तों ने सलाह दी, शराब पियो सब गम भूल जाओगे, लेकिन संस्कार कुछ ऐसे हैं कि कभी पी नहीं सकता। फिर मैं एक पल को चुप हुआ। चाय के कुछ घूंट भरकर मैं फिर बोला, होटलों में खाता हूँ क्योंकि खाना बनाना मुझे नहीं आता। पहले एक नौकर रखा तो वो घर में उल्टे सीधे लोगों को ले आता था। उसे निकाला तो एक लड़की रखी। उसे घर से ज्यादा मेरी देखभाल की फिक्र थी। जब उसे निकाल दिया तो सुनता हूँ कि पड़ोसियों से वो कह गई थी कि मैं उस पर बुरी नज़र रखता था। विश्वास करोगी, लेकिन ये सच है कि मैंने आज तक कभी किसी को बुरी नज़र से नहीं देखा। ममता कुछ नहीं बोली। अब तो नौकर रखते हुए भी डरता हूँ। आस पड़ोस में शायद ही मुझे कोई शरीफ आदमी समझता हो। ना कोई मुझे अपने यहाँ बुलाता है, ना कोई मेरे यहाँ आता है। मैं खुद भी ना तो किसी के यहाँ जाना चाहता हूँ, ना किसी को बुलाना चाहता हूँ। ममता ध्यान से मेरी बातें सुन रही थी। मैं क्या करूँ? शादी में करना नहीं चाहता और दूसरा कोई रास्ता बचता नहीं जिससे मेरा सूनापन जो मुझे दिनों दिन खाए जा रहा है खत्म हो सके। मैं तो तुमसे यही कहूँगा, तुम अगर लाला जी की बात मान लो तो तुम्हारी जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। ममता मेरे इस सीधे दखल पर चुप नहीं रह सकी। वो बोली, लेकिन हमें अपना ही सुख तो नहीं सोचना चाहिए ना। हमारे बच्चे भी तो हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? क्या वो इसे स्वीकार पाएंगे? और आप खुद तो शादी के लिए तैयार नहीं हैं और मुझसे कह रहे हैं, जबकि आपके लिए तो ये सब आसान है। सामाजिक तौर पर एक आम बात है। हमारे समाज में मर्द की दूसरी शादी आम बात है, लेकिन विधवा, वो भी एक बच्चे वाली विधवा और ऊपर से एक लड़की की माँ, उसका शादी करना तो बहुत ही घिनौना माना जाता है। एक पल के लिए मान लीजिए मैं शादी कर भी लूं तो मेरी तो जो दुर्गति होनी है होगी ही। कल मेरी बेटी की शादी किसी अच्छे लड़के से होनी मुश्किल हो जाएगी। ममता की बातों ने मुझे कहीं गहरे तक झकझोर दिया और मैं जो कुछ आज तक सोचता आया था उसके उलट विचारों में उलझ गया। चलिए, काफी समय हो गया है। मुझे विचारों में उलझा देखकर ममता ने कहा, नजीबाबाद की उबड़ खाबड़ सड़कों से निकलकर जब हम थोड़ी अच्छी सड़क पर पहुंचे तो मैंने बात फिर शुरू की। मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि समाज एक विधवा की शादी आज भी सहजता से नहीं लेता, लेकिन समाज है क्या? आज इस समाज में एक भी भ्रष्टाचारी, दुराचारी आदमी का विरोध करने का दम है? आज सब जगह पैसे और ताकत की पूजा हो रही है। ऐसे समाज पर हम अपना जीवन क्यों न्यौछावर करें, जिसके ना कोई सिद्धांत रह गए हैं, ना कोई मूल्य? क्या है ये समाज? मुझे देखिए, संध्या के अलावा शायद ही किसी औरत को मैंने ढंग से देखा हो, लेकिन ज्यादातर लोग मुझे चरित्रहीन समझते हैं। मुझ पर चरित्रहीन का लेबल लगाने वालों में से कई ऐसे हैं जो अपनी बेटी या बहन का रिश्ता लेकर आए थे। अगर आज मैं उनके यहाँ शादी को हाँ कर दूं तो मैं ठीक हूँ, तो उन्हें शादी से कोई ऐतराज नहीं, वरना मैं चरित्रहीन हूँ। और बुरा मत मानिएगा, आपको भी लोगों ने बख्शा नहीं होगा। आप ठीक कहते हैं, मुझ पर तो पापा जी के साथ लांछन लगाया गया है। ममता कपकपाते स्वर में बोली, और फिर भी आप समाज का रोना रो रही हैं। तभी तो और सोचना पड़ता है। नहीं, ऐसा सोचना गलत है। हमें जीने के लिए एक ही जीवन मिला है। अगर हम इसे समाज के डर से बर्बाद कर दें तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। फिर इस समाज को
लाला जी से ज़्यादा तो हम नहीं समझ सकते ना। अगर वो तुम्हारी शादी को गलत नहीं समझते तो समाज जाए भाड़ में। ममता चुप रही। मेरे अंदर जाने कब से ये सब घुमड़ रहा था। आज गुबार निकला तो कुछ सुकून मिला। हाँ, बच्चों की बात ज़रूर सोचने वाली है। मैं फिर बोला, बच्चों पर पड़ने वाले असर के बारे में हमें ज़रूर सोचना चाहिए, लेकिन अगर हमारा व्यवहार बच्चों के प्रति प्यार भरा हो और उन्हें सही ढंग से समझाया जाए तो मेरे ख्याल से बच्चों पर कोई गलत असर नहीं पड़ेगा। अगर हमारा व्यवहार समझदारी से भरा हो तो उल्टा बच्चों के लिए फायदेमंद ही होगा। फिर कुछ सालों बाद जब वो अपना घर संसार बसाएंगे तब हम लोग और अकेले पड़ जाएंगे। मैं तो डरता हूँ कहीं मैं खुद ही अपने बेटे के सुखों से जलने ना लगूं। मैंने ऐसा भी होते हुए देखा है। ये कहते हुए मैंने एक सिहरन महसूस की। जो जो बुढ़ापा आएगा हमें एक सच्चे साथी की उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत होगी। मैं मानता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि शादी से बुढ़ापे तक का साथ मिल ही जाए, लेकिन आमतौर पर तो ऐसा ही होता है। और फिर अगर आदमी अपनी जवानी के दिनों में संतुष्ट हो जाता है तो उसे बुढ़ापे में कोई मलाल नहीं रहता। अपने बच्चों का हंसना बोलना उसे गुदगुदाता है, दुखी नहीं करता। आप इतना कुछ सोचते हैं और फिर भी आपने शादी नहीं की। कहाँ सोचता हूँ इतना कुछ, ये तो बस आपके सामने न जाने कैसे एक गुबार सा निकल पड़ा, वरना सोचता तो मैं भी वही हूँ जो आप सोचती हैं। पर अब इसे मैं समय का असर कहूँ या अनुभव, मैं अब जो महसूस करने लगा हूँ वो एक बात और आपको बताता हूँ। सारे संबंध सिर्फ शरीर से होते हैं। शरीर खत्म हो जाने पर संबंध भी खत्म हो जाते हैं। मैं अब संध्या का पति नहीं हूँ, और तुम भी बुरा मत मानना, तुम राहुल जी की पत्नी नहीं हो। अब मैं संध्या का विधुर हूँ और तुम राहुल जी की विधवा हो। पति पत्नी का रिश्ता तो तब तक ही है जब तक शरीर है। समाज तो इतना भी नहीं मानता। अगर पति पत्नी के शरीर के जीवित रहते भी एक दूसरे को त्याग दें तो रिश्ता खत्म हो जाता है। मज़े की बात देखिए, मरने वाले का सामाजिक संबंध तो वैसे ही रहता है जैसा मरने से पहले था। माँ पिता बेटा ननद भाभी देवर जेठ, कोई भी रिश्ता अपना नाम नहीं बदलता। सिर्फ पति पत्नी का ही विधुर विधवा में बदल जाता है। ये सब सुनकर ममता गहरी सोच में डूब गई। आगे सड़क काफी खराब थी, भीड़ भी बढ़ रही थी। मैं चुपचाप कार चलाता रहा। बरेली में मारवाड़ी भोजनालय में हमने लंच किया। फिर छिटपुट बातें चल पड़ी। मामा जी के बारे में काफी समय तक बातें होती रहीं। लखनऊ आने पर मैंने ममता को उसके घर के सामने उतार दिया। अंदर नहीं आओगे? ममता ने अजीब से स्वर में कहा। अभी नहीं, कभी मेरे घर आना। मैंने यूं ही कह दिया। जरूर आऊंगी, ममता ने कहा तो मैं चौंक पड़ा। मैं सिर्फ सुबह ही मिलता हूँ, मैंने कहा। वो हंस दी। मैंने सलाम की मुद्रा में हाथ उठाया और कार आगे बढ़ा दी। सुबह डोरबेल की आवाज़ से मेरी नींद खुली। रात को मैं काफ़ी देर से घर लौटा था, अभी मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। एक बार फिर से घंटी बजी। कौन हो सकता है इतनी सुबह? मैं बड़बड़ाया। मेरी नज़र घड़ी की ओर उठ गई। 8:30 बजे थे। घंटी फिर बजी। मैं अपने गाउन की डोरियां कसते हुए स्लीपर में पांव फंसाने लगा। तब तक घंटी 3 बार बज चुकी थी। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने ममता को खड़ी देख मेरी नींद गायब हो गई। मैंने आंखें मली, सोचा सपना तो नहीं देख रहा। जरूर सपना है। मैं हड़बड़ाकर एक और हट गया। ममता अंदर आ गई और ठिठक कर घर का मुआयना करने लगी। अब मुझे अपने ड्राइंग रूम में फूहड़पन का एहसास हुआ, लेकिन जहाँ कभी कोई आता ही ना हो उसका और कैसा हाल होगा। मैंने खुद को आश्वस्त किया, लेकिन आश्वस्त नहीं हो सका। फिर शर्माता हुआ बोला, बैठो। वो क्या है ना, मैं अभी सो रहा था। आज रविवार है ना, अभी राजू आएगा, ठीक कर देगा सब। ममता कुछ नहीं बोली, एक सोफे पर बैठ गई। मैं कुछ देर यूं ही खड़ा रहा, फिर बोला, मैं चाय बनाता हूँ। मन ही मन में सोच रहा था कि पता नहीं रसोई में कुछ होगा भी या सिर्फ चाय पर ही गुजर करनी पड़ेगी। तुम फ्रेश हो लो, चाय मैं बनाती हूँ, ममता उठते हुए बोली। नहीं नहीं, मैं सकपका गया। रसोई की हालत तो और भी बुरी थी। तुम मेहमान हो, तुम बैठो, मैं चाय बनाता हूँ। लेकिन ममता नहीं मानी और मेरे पीछे पीछे ही किचन की ओर चल पड़ी। तो मुझे कुछ नहीं सूझा।
मैं उसे किचन के दरवाजे पर छोड़कर बाथरूम में मुंह हाथ धोने के लिए घुस गया। बाथरूम से बाहर आकर देखा तो डाइनिंग टेबल पर ममता चाय लगा चुकी थी। कितनी चीनी लोगे? 2 चम्मच। वो चाय बनाने लगी। चाय पीते पीते मेरी आंखें भर आईं। क्या हुआ? मेरे चेहरे के भाव ममता से छिपे नहीं रह सके। कुछ नहीं, मैंने कहा। फिर हम चुपचाप चाय पीते रहे। चाय के बाद ममता चाय के बर्तन समेटने लगी तो मैं हड़बड़ाकर बोल पड़ा, ना ना, क्या करती हो? मैं करता हूँ ना। रहने दो, ममता ने मुस्कुराकर कहा और अपना काम करती रही। मैं कुछ नहीं कर पाया। किचन से वो लौटी तो बोली, घर नहीं दिखाओगे अपना? घर? हाँ, वो क्यों नहीं? मैंने उठकर हकलाते हुए कहा। मैंने उसे नीचे का बेडरूम दिखाया, फिर पिछले बरामदे के पीछे उसे झाड़ झंखाड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, ये मेरा किचन गार्डन, सामने का आलीशान बगीचा तो तुम देख ही चुकी हो। मैंने व्यंग से कहा, लेकिन इस बेडरूम से तो ऐसा नहीं लगता कि तुम इसमें रहते हो। बेडरूम से बाहर निकलती हुई ममता बोली, मैं ऊपर की मंजिल पर रहता हूँ। वो नहीं दिखाओगे? वो कुछ नहीं है वहाँ। क्यों? वहाँ कोई दूसरी औरत नहीं जा सकती ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तुमसे किसने कहा? तुम चलो, मैंने हड़बड़ाकर कहा। रहने दो, ममता बोली। नहीं, चलो देख लो, वरना मेरे मन में कचोट रह जाएगी। मैंने मनुहार की। मैं ममता को ऊपर के कमरे में ले आया। ममता कमरे को देखती रही। फिर वो संध्या की तस्वीर के सामने जा खड़ी हुई। इस कमरे में घुसने के कारण ही तुमने उस लड़की को निकाल दिया था ना? तुम्हें कैसे मालूम? मैंने हैरानी से पूछा। वो लड़की अब मेरे पास काम करती है। उसी ने मुझे बताया कि तुम कितने अकेले हो। तुमने उसे गलत समझा था। वो तुम्हारी देखभाल ज़रूर करना चाहती थी, लेकिन संध्या की जगह लेने के लिए नहीं। उसे तुमसे हमदर्दी थी। उस दिन जब तुम मुझे कार से उतार कर गए तो उसने तुम्हें देखा। बाद में वो मुझसे पूछने लगी कि मुझे तुमने कार में कैसे बैठा लिया। वो कहती है कि तुम अपनी कार में किसी भी औरत को कभी नहीं बैठाते। क्या ये सच है? मैंने मुस्कुराकर हाँ कहा। उसी ने मुझे बताया कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो। वो तुम्हारी बहुत इज्जत करती है। कहती है कि तुम अकेले आदमी हो जिसने उसे कभी गलत नज़र से नहीं देखा। ओह, तब तो मैंने उसके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की। उससे कह देना कि मैं शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं। कैसी अजीब दुनिया है। उस बेचारी ने किसी से कुछ नहीं कहा। लोगों ने खुद ही गढ़ लिया कि मैं उस पर बुरी नीयत रखता था। ओह, तभी मेरे मुंह से निकला। क्या हुआ? काम वो बहुत अच्छा करती थी। दिवाली के पहले का समय था। उसने घर की सफाई बड़ी मेहनत से की थी। मैं खुश होकर उसे 100 रुपये देने लगा तो एकदम से दूर हट गई और कहने लगी, ये तो मेरी ड्यूटी है, मुझे पैसा नहीं चाहिए। मैंने कहा कि मैं खुश होकर दे रहा हूँ, तो भी उसने नहीं लिए, बस हाथ जोड़ दिए। हालांकि मुझे भी बुरा लगा, लेकिन फिर मैंने उस पर ज़्यादा गौर नहीं किया। पर आज समझ आया कि वो क्या समझी होगी। मैं हंसने लगा। ममता भी हंस पड़ी। यहाँ तो बैठने के लिए कुछ भी नहीं, आओ नीचे चलते हैं। अभी मैं इस कमरे को और देखना चाहती हूँ। इस पलंग पर बैठ जाऊं? मजबूर होकर मुझे भी उसके साथ पलंग पर बैठना पड़ा। ममता बड़े आराम से घुटने मुड़कर बैठ गई थी। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद मैंने लंच के लिए कहा तो वो बोली, हाँ ज़रूर, लेकिन घर पर बना हो तो। उसके बाद उसने मुझे ज़रूरी सामान की लिस्ट बना कर दी। मैं बाज़ार से सामान ले आया। खाना उसने ही बनाया। मेरे नए नौकर राजू को भी आज बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन वो खुश नज़र आ रहा था। दीदी दीदी कहते मुस्कुराते हुए वो जी जान से काम में जुटा रहा और उसने पूरा घर चमका डाला। मैं नहाने चला गया। बिल्कुल चुप रहकर और भरे दिल से मैंने खाना खाया। खाना बहुत ही अच्छा बना था, लेकिन जाने क्यों मेरे गले से नहीं उतर रहा था। राजू को खाना खिलाकर ममता ने उसे 100 रुपये दिए। राजू लेने में आनाकानी करने लगा तो उसने उसकी कमीज की जेब में डालकर उसके सिर पर एक चपत लगा दी। आप रोज आओगी दीदी? क्यों? आप आई हो ना तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आऊंगी। राजू बर्तन साफ करके रसोई घर को ठीक ठाक करने चला गया। कुछ देर बैठे रहने के बाद ममता रसोई घर में चली गई।
वो थोड़ी देर बाद लौटी तो उसके हाथों में 2 कप कॉफ़ी थी। कॉफ़ी की खुशबू दूर से ही मेरी नाक में समा गई। मैं खुद को रोक नहीं पाया और मेरे आंसू बह निकले। ममता ने कुछ नहीं कहा। मैं तुरंत उठा और बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धो आया। वापस आकर नजरें नीची किए मैं कॉफ़ी पीता रहा। माहौल में एक अजीब सा खालीपन, बोझिलता फैल गई। चुप्पी छाई रही। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। ममता कॉफ़ी पीते हुए बोली, अब इजाज़त दो, चलूंगी, शाम होने आ रही है। मैंने सिर उठाकर ममता की ओर देखा। मेरी पत्नी संध्या के गुजर जाने के कितने सालों बाद आज मुझे मेरा ये मकान घर जैसा लग रहा था। जो कहना चाहता था उसे जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं हुई। वो मुस्कुराई और जाने के लिए उठकर खड़ी हो गई। मैं भी थका थका सा दरवाजे तक बाहर आया। फिर मैंने ममता से पूछा, तुम जाओगी कैसे? टैक्सी मिल जाएगी? नहीं, ठहरो, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। क्यों परेशान होते हो? 2 मिनट रुको, मैं चाबी लेके आता हूँ। उसकी बात अनसुनी करते हुए मैंने कहा और अंदर चला गया। मैं फटाफट कपड़े बदलकर बाहर आया। ममता बरामदे में बैठी थी। मैंने देखा कि पड़ोस की 1-2 औरतें उसे बड़े ही गौर से देख रही थीं। चले? मैंने कहा। वो उठकर खड़ी हुई। रास्ते में हम दोनों चुप ही रहे। मैंने कार ममता के घर के गेट के सामने रोकी। ममता ने कार का दरवाज़ा खोलने को हाथ बढ़ाया। ममता, मैंने उसे पहली बार उसके नाम से पुकारा। उसने पलटकर मेरी ओर देखा। मत जाओ ममता, मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। एकाएक वो पत्ते सी कांप उठी। मैंने पास सरक कर उसका कंधा थपथपाया। वो अपने आप को रोक नहीं सकी और मेरे कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश में थरथराता मैं ये नहीं देख पाया कि कब निर्मला बाहर निकली और हमें यूं एक दूसरे को संभालते देख अंदर गई और शरारत से मुस्कुराती हुई लाला जी को बाहर बुला लाई। लाला जी ने उसके सिर पर एक चपत लगाई और मुस्कुराते हुए खुद अंदर चले गए और उसे हमें बुलाने के लिए कह गए। अंदर जाकर मैंने लाला जी के पांव छूने चाहे तो वो पीछे हट गए। ना ना भाई, क्यों नरक में ढकेलते हो? तुम ब्राह्मण हो, मैं कायस्थ हूँ, मुझे तुम्हारे पैर छूने चाहिए। बेटा तो पिता के पैर छुएगा ना, मैंने कहा। बेटा? लाला जी असमंजस में बोले। ममता आपकी बहू है, उसका हाथ तो मैं तभी थाम सकता हूँ जब आप मुझे अपना बेटा बना लें। ये सुनकर लाला जी की आंखों में आंसू आ गए। मैंने झुककर उनके पैर छुए तो वो मेरे सिर को सहलाने लगे। फिर उन्होंने झुककर मेरे कंधे पकड़े और मुझे अपने सीने से लगा लिया। कुछ देर तक वो मुझे यूं ही सीने से लगाए रहे। उनके आंसू मेरे कंधे को भिगोते रहे। मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं तपती धूप से निकलकर किसी ठंडी हवा वाली जगह पर आ गया हूँ। मन में वर्षों से जो घबराहट थी वो न जाने कहाँ गायब हो गई। एक विश्वास से मेरा मन भीग उठा। मेरा और ममता का दर्द एक ही था। हम दोनों ही अपने जीवन साथी खो चुके थे। हमारे बेहद नज़दीकी लोगों ने चाहा भी कि हम दोनों एक कश्ती में सवार होकर हम सफ़र बन जाएं, पर अपने अपने दर्द की चादर ओढ़े हम दोनों जीवन के भंवर में फंसे जीते रहे। हमें क्या पता था कि अपनी राह चलने वाला मुसाफिर कभी एक राह का हमसफर भी बन जाता है।